हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम जो नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बेटा, उसका नाम है प्रेरणार्थक क्रिया। हमने क्रिया के अनेक भेद और अनेक प्रकार के रूप पढ़े थे। आज हम जो अगली क्रिया पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है प्रेरणार्थक क्रिया। पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसको अच्छे से समझाऊंगी। डेफिनेशन शुरू करते हैं। चलो। जिस क्रिया से यह जान पड़े कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को उस कार्य की करने की प्रेरणा देता है या किसी अन्य से उस कार्य को करवाता है, तो उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। बहुत इजी डेफिनेशन ढूंढ के लाई हूँ आपके लिए और बहुत आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा। जिस क्रिया से हमें यह जान पड़े कि कर्ता स्वयं किसी कार्य को ना करके किसी दूसरे को उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है, उत्साहित करता है, तो वहाँ पे कौन सी क्रिया होती है बच्चों? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे कोई टीचर, उदाहरण के द्वारा हम इसको समझते हैं। मालकिन धोबी से कपड़े धुलवाती है। मालकिन जो है कपड़े स्वयं ना धोकर धोबी को उसको धोने के लिए देती है, तो वहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया है। ये तो हो गया सिंगल उदाहरण। अब हम वर्बली इसी अनेक उदाहरणों के द्वारा हम इस डेफिनेशन को अच्छे से समझेंगे। अब हम समझते हैं कि अध्यापक किसी भी बच्चे को पढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं जिससे कि वह फर्स्ट आ सके। तो यहाँ पे अध्यापक कौन? अध्यापक जो है खुद ना पढ़ के किसी बच्चे के द्वारा उस बच्चे को उत्साहित करके उसे पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो वहाँ पे कौन सी क्रिया हो गई? प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। माता पिता पेड़ पर चढ़ने के लिए बच्चे को उत्साहित कर रहे हैं, उसको प्रेरणा दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो माता पिता के द्वारा जो प्रेरणा दी गई, वहाँ पे कौन सी क्रिया हो गई? प्रेरणार्थक क्रिया। माता या पिता खुद स्वयं पेड़ पर नहीं चढ़ रहे हैं, ऊंचाइयों पे नहीं चढ़ रहे हैं, अपने बच्चे को उत्साहित करके उसको चढ़ने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। तो यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अब हम आगे देखते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के भी दो प्रकार होते हैं, दो भेद होते हैं। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब हम कुछ कुछ शब्दों के द्वारा हम ये समझेंगे कि इसको हम किस तरह से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनाते हैं, धातु या शब्दों को, और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनाते हैं। अब पहला शब्द हम देखते हैं, गिर। गिर से हम जो प्रथम प्रेरणार्थक बनाएंगे वो होगा गिराना। और जब हम इसको द्वितीय प्रेरणार्थक में चेंज करेंगे, परिवर्तित करेंगे, तो यहाँ पे शब्द हो जाएगा गिरवाना। अगला वर्ड चल, उसको चलाना, और फिर द्वितीय में चलवाना। ठहर, प्रथम प्रेरणार्थक में ठहराना और द्वितीय में ठहरवाना। सो, सुलाना और सुलवाना। पढ़, पढ़ाना और पढ़वाना। अब देखो, आना जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे प्रथम प्रेरणार्थक शब्द हो गया, क्रिया हो गई। जो द्वितीय हो गया वहाँ पे चलवाना, गिरवाना, ठहरवाना, सुलवाना, पढ़वाना, मतलब जो भी हम दूसरों से करवाएंगे वहाँ पे द्वितीय प्रेरणार्थक हो गया। और जो हम खुद कर रहे हैं, गिराना, चलाना, ठहराना, वहाँ पे प्रथम प्रेरणार्थक हो गया। आई होप आपको ये अच्छे से इजीली समझ में आ गया होगा। आप एक बार अच्छे से डीपली पढ़ेंगे तो आपको इन उदाहरणों के द्वारा प्रेरणार्थक क्रिया की डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब हम इम्पोर्टेंट बातें जान लेते हैं, इसमें डिफरेंसेस कह लेते हैं, या फिर हम अकर्मक और सकर्मक क्रिया को किस तरह से समझ सकते हैं। ये उदाहरणों के द्वारा मैं बच्चों आपको समझाती हूँ। थोड़ा सा ध्यान लगा के सुनेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला पॉइंट हम देखते हैं, अकर्मक क्रिया का सकर्मक में प्रयोग कैसे करते हैं। वह जोर से हंसा तो अकर्मक क्रिया है। वह जोर की हंसी हंसा तो सकर्मक क्रिया है। जहाँ पे हमारा जो कार्य या कर्म हमें नज़र आता है वहाँ पे सकर्मक क्रिया हो जाती है, और जहाँ पे हमारा कर्म नज़र नहीं आता, दिखाई नहीं देता, वहाँ पे अकर्मक क्रिया होती है। वह खेल रहा है तो अकर्मक क्रिया। वह क्या खेल रहा है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वहाँ पे अकर्मक क्रिया है। वह खेल खेल रहा है, या फिर हम कह सकते हैं वह क्रिकेट खेल रहा है या वो कैरम खेल रहा है, तो वहाँ पे सकर्मक क्रिया होगी। अब दूसरा पॉइंट हम समझते हैं, सकर्मक क्रिया का अकर्मक रूप में प्रयोग।
साधना पुस्तक पढ़ती है, तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया है। साधना क्या पढ़ रही है? पुस्तक पढ़ रही है। अगर हम इसको अकर्मक में चेंज करेंगे, बदलेंगे, तो सिर्फ क्या बोलेंगे हम इसको? साधना पढ़ती है। यहाँ पे अगर हम इसको सकर्मक से हमने अकर्मक में चेंज किया है, तो हमने उस पुस्तक शब्द को, जो कि कर्म है, उसको हटा दिया। साधना पढ़ती है तो अकर्मक हो गया, साधना पुस्तक पढ़ती है तो सकर्मक हो गया। अकर्मक को जब हम सकर्मक में परिवर्तित करते हैं तो हम उस क्रिया को दिखाते हैं, उसको प्रदर्शित करते हैं। लेकिन अगर हम सकर्मक को हम अकर्मक में परिवर्तित करते हैं तो उस कर्म को या क्रिया को हम हटा देते हैं। जैसे पुस्तक को हटा दिया, उसका जो मेन जो कर्म है, जो क्रिया है, वो क्या है? पुस्तक पढ़ना। पढ़ना क्रिया है, लेकिन क्या पढ़ना, ये समझ में नहीं आ रहा जब तक हम उसको बताएंगे नहीं। तो हमने इसको इस तरीके से सकर्मक को अकर्मक में परिवर्तित कर दिया। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। राम प्रकृति को देख रहा है। अब राम प्रकृति मतलब सीनरी, इसको हम हिंदी में और क्या कहेंगे? मतलब कि नेचुरल सीन्स, इसको देख रहा है। अब हम इसको अगर हम अकर्मक में चेंज करेंगे तो सिर्फ हम क्या बोलेंगे? राम देख रहा है। अकर्मक होगा तो राम देख रहा है। क्या देख रहा है? पता नहीं। इसको हम सकर्मक में चेंज करेंगे तो राम प्रकृति को देख रहा है, नज़ारे देख रहा है, खूबसूरती देख रहा है, सुंदर नज़ारे। इस तरीके से हम कुछ भी उसको, प्रकृति को अपने वर्ड्स में डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये सकर्मक हो गया। और सकर्मक से अकर्मक में चेंज करने के लिए राम देख रहा है। तो पढ़ना और देखना, इन दोनों क्रियाओं का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, किंतु यहाँ इनका प्रयोग अकर्मक रूप में भी हुआ है। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे बच्चों, जो कि आपको आने चाहिए, समझ में आने चाहिए। एग्ज़ाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि अकर्मक क्रिया को सकर्मक में बदलिए, सकर्मक को अकर्मक में बदलिए, प्रेरणार्थक क्रिया बताइए। तो मैंने आज ये आपका टॉपिक लगभग ख़त्म कर दिया है कि इसमें आपको अच्छे से आई थिंक समझ में आ गया होगा, है ना? कोई ऐसा पॉइंट रहा नहीं जो कि मैंने आपको क्लियर ना किया हो। और आई होप आप पेपर में अच्छे से करके आएंगे और अच्छे मार्क्स के साथ पास होंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।